ठीक, चलिए। एक कोई फोन किया था, उस नंबर से बात कर लीजिएगा। चलिए, कहाँ थे लास्ट टाइम में, बताइए। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। कल हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखे थे। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज कुछ सिचुएशन इस तरह का है, और इस वाई एक्सिस पर हम यहां पर लेते हैं वेलोसिटी, और यहां पर एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं। ठीक, तो हम अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। जैसे ये पोजीशन को हम मान लें, इसको हम लोग ए पोजीशन कह रहे हैं, इस पोजीशन को बी कह रहे हैं, सी, ये पोजीशन डी हो गया, और यहां ई हो गया। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बना लेंगे हम लोग। टेबल में हम लोग देख सकते हैं ग्राफ कैसे चेंज कर रहा है। V और T। तो अब यदि हम T का वैल्यू अलग अलग रखेंगे या फिर इसको अलग अलग पोजीशंस पे देखेंगे, तो A, उसके बाद B, C, D और E अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं। यहां पर स्लोप देखते हैं, क्योंकि स्लोप हमको पहले देखना है, उसका रेट क्या है वो भी देखेंगे। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ये होगा dV और ये क्या आएगा? dt। तो ये थीटा A होगा। तो यहां पर थीटा A, ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव होगा। dV अपॉन dt यहां पर कहां है, क्या है? A पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। B पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ऐसे आया, यहां पे dt और ये dV। तो आप इस पॉइंट पर dV अपॉन dt, किस पॉइंट पर? B पॉइंट पे देख रहे हैं, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, बट यहां पे लिखेंगे बट dV अपॉन dt किस पॉइंट पर? A पर। और dV अपॉन dt B पॉइंट पर। स्लोप किसका ज्यादा है? A का ज्यादा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन एट A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट B। इसका मतलब पार्टिकल जब A से B जा रहा है तो उसका वेलोसिटी का रेट डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी का रेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसको ठीक करो तो, वेलोसिटी का रेट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हाँ, डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर सी पॉइंट पे आते हैं। तो सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हाल होगा? ये टेंजेंट यहां से ड्रॉ किए, तो यहां पर डीवी आपको जीरो मिल रहा है, यहां जो भी है वो dt है, dv क्या मिल रहा है? जीरो। तो सी पॉइंट पे dv जीरो, तो यहां dv अपॉन dt एट पॉइंट सी बराबर जीरो। तो पहले पॉजिटिव था, मतलब dv अपॉन dt, ये जो रेशियो है, ये dv अपॉन dt जो है वो a पॉइंट पर पॉजिटिव था और फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, b पॉइंट पर अपॉन dt, b पॉइंट पर और कम हो गया, पॉजिटिव होकर के डिक्रीज हुआ। ठीक है, और dv अपॉन dt फाइनली c पॉइंट पर क्या हो गया? जीरो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? कोई वैल्यू पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, अब फिर नेगेटिव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो यहां पर अब डी पॉइंट पे देखेंगे, तो डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए इस तरह से, ये आया dv और ये dt। अब इस केस में क्या है, यहां पर dv अपॉन dt, तो यहां पर dv अपॉन dt इज लेस देन जीरो है पॉइंट डी पर।
रीजन क्या है? बिकॉज dv इज लेस देन जीरो, dv जीरो है, लेस देन, ठीक। और ई पॉइंट पे देखेंगे तो सिचुएशन क्या है, अब ये dv और ये dt, तो अब यहां पर dv अपॉन dt ये लेस देन जीरो है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, समझ पाए? यहां dv अपॉन dt का जो रेशियो है नेगेटिव है लेकिन कम वैल्यू रखता है, यहां dv अपॉन dt का रेशियो नेगेटिव ही है लेकिन ज्यादा वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि यहां dv ज्यादा बड़ा है इससे, ये वैल्यू वैल्यू से इससे ये बड़ा है और dt यहाँ छोटा हो गया है dt से, इसलिए यहां पर वैल्यू इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव है और रेशियो जो है नेगेटिव होने के कारण ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव होने के कारण इससे ज्यादा वैल्यू इसका है नेगेटिव होने के साथ साथ, तो यहां पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम C टू E acceleration of particle will be negative but increasing। समझ पाए इस बात को? और यहां पर इसके आगे यहां पर लिखना चाहें एक पॉइंट, की पॉइंट, एक यहां की पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम कहां से कहां, ए से ए टू सी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, ठीक है। समझ पाए इस बात को? अब यहां पर हम क्या फिलअप करेंगे, यहां पर जो भी पॉइंट ए पर हमको क्या चाहिए, यहां पर हम इसको रेशियो ले ले, यहां से जोड़ दें, हमको यहां पर चाहिए dv अपॉन dt, तो ए पॉइंट पे dv अपॉन dt क्या है, पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है, और बी पॉइंट पर पॉजिटिव है साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, सी पॉइंट पे क्या हो गया, जीरो, डी पॉइंट पर नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया? ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में देखेंगे कि नेचर भी देखना है, कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और साथ साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो भी देखना है। यदि ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन होता, कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता, तो इन दोनों में कोई एक चीज देखना पड़ता। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो स्लोप में कांस्टेंट है, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, तो ये नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब कर्व लाइन होगा तो नेचर क्या हो सकता है किसी भी पैरामीटर का, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या जीरो हो सकता है, साथ ही साथ वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। तो जहां कर्व लाइन होगा वहां पर सिचुएशन फॉर्म को बेहतर तरीके से देखना है। अब जैसे ये सही ही सपोज करें, यहां पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये टाइम t है और ये वेलोसिटी है पार्टिकल का, जो लाइन इस तरह से है। अब इसी में हम देखेंगे अलग अलग पोजीशन, तो ये मान लीजिए पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, इस पोजीशन को C मान लेते हैं, इस पोजीशन को D। अब A पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आएगा dv अपॉन dt, B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो dv अपॉन dt, C पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो dv अपॉन dt। तो यहां लिखेंगे dv अपॉन dt किस पॉइंट पर, A पर, बराबर क्या होगा dv अपॉन dt किस पॉइंट पर, B पर, बराबर dv अपॉन dt किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर। सारे पॉइंट्स पर dv अपॉन dt, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन A बराबर एक्सेलरेशन B बराबर एक्सेलरेशन C बराबर कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन इस केस में स्ट्रेट लाइन जब नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जब स्ट्रेट लाइन रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप क्या बताएगा उसका, एक्सेलरेशन, इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। कब, जब लाइन जो है वो स्ट्रेट है, मतलब जो कर्व है वो स्ट्रेट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व है वो स्ट्रेट नहीं है तो वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये इसका कंक्लूडिंग पॉइंट है। दोनों लिख लीजिए, ड्रॉ कीजिए, फिर बता देते हैं। हाँ
क्या टाइम कैसे डिक्रीज कर सकता है? कहाँ टाइम डिक्रीज कर रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज स्लोप के कारण किया। तुमको पूछना यहां पर है, कहां पूछना चाह रहे हो? यहाँ ये वाला में। तो यहां पर स्लोप नेगेटिव होने का मतलब थोड़ी ना कि टाइम नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव क्यों हुआ? हाँ, तो वही चीज यहां पर देखो क्या लिखे हुए, डीवी अपॉन डी टी इज लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि डीवी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव टर्म जीरो से छोटा होगा ना, इसीलिए उसको जीरो से छोटा लिख दिए। ठीक है, समझ में आया? और किसी को कोई डाउट? सर ये वाला ऑन कर दीजिए। ऑन है वो, रहने दीजिए, हवा ऑन है। ऊपर वाला थर्ड नंबर कर दीजिए। क्या हुआ? लाइन कटा हुआ है? अच्छा, आ जाएगा फिर। चलिए, हो गया। नहीं, ठीक कर रहे हो। चलिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। वेक्टर का प्लेलिस्ट बन गया है, एक जगह सारे लेक्चर्स आ गए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, देखिए उसको पढ़िए, खास करके जो लेट से ज्वाइन किए हैं। ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर इसका भी बन जाएगा तुरंत। सबको आई कार्ड मिल गया ना? तो क्यों, मतलब उसको घर पे पहनेंगे क्या? हाँ,
मैंने पहना है ना, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप भी पहनेंगे। पहनिए, उसका पनिशमेंट है 2 दिन के लिए सस्पेंड। हम एक बार नहीं पहने थे तो हम 2 दिन के लिए सस्पेंड हो गए थे, डायरेक्टर सर कर दिए हमको। हाँ, तो हम यहाँ उस दिन नहीं आए थे पढ़ाने, 1 महीना पहले हो गया, 1.5 महीना पहले। नहीं लाए हो? लाइए, आई कार्ड पहनने के लिए दिया गया है, और जब नहीं मिला था तो एकदम हड़ताल कर दिए थे। हाँ, यही हम समझ नहीं आता है। एक बच्चा बोला सर अथी वीडियो अपलोड जल्दी से कीजिए, हमको पढ़ना है, और वो पढ़ा भी नहीं उस दिन। सिस्टम हमको समझ में नहीं आया। तुम जो बोल रहे हो, सजेशन दे रहे हो, हाँ, लिखने के बाद जल्दी पहनो। टूट गया तो 122 रुपये लगेगा। 22 रुपये। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मोमेंटम टाइम ग्राफ जानते हैं? मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? कोई बता सकते हैं? मोमेंटम टाइम ग्राफ कोई बता सकते हैं? हाँ, इतना अहंकार किस बात का है आपको? कुछ पूछने पर जवाब नहीं देते। ये अहंकार के लिए कोई कोर्स किए थे कि बचपन से है? कोर्स नहीं किए। या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। हाँ, हाँ तो बोलिए कि हाँ, कि हमको हमको मोमेंटम टाइम ग्राफ नहीं पता, या फिर मोमेंटम टाइम ग्राफ को स्लोप क्या देगा हमको नहीं पता। आप कह सकते हैं ना, तो चुप रह जाते हैं एकदम। मतलब वो वाला बात कि एक मेरे दादाजी थे, वो गांव घर में क्या होता है कि घर से आगे में एक वो जगह होता है जहां लोग बैठते हैं, बाहर से भी कोई आते हैं तो बैठते हैं, ठीक है। तो वो बुलाते थे कि अरे उसको अथी इसको विष्णु को बुला के ले आओ। अथी विष्णु को आवाज देते थे, विष्णु बेचारा आ रहा होता, दादाजी कहीं और चले जाते थे। मतलब उनके नजर में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, और उसको बुलाए हैं तो वो इंतजार कर रहा होगा ना, वहाँ कहीं और चले जाते थे वो। तो वही बात, मतलब आपके नजर में कोई वैल्यू है ना, मानते हैं ना, तो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, या तो हाँ बोलिए या बताएंगे। हाँ बोलेंगे तो आपसे थोड़ा जानकारी लेंगे, नहीं आप बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं पता, तो हम बताएंगे। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी पार्टिकल का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन पर। ठीक है, और मोमेंटम को हम कैसे रिलेट कर पाते हैं? यदि किसी बॉडी के पास मास है और उसके पास मोशन है,
तो वो बॉडी के पास एक मोमेंटम है जिसको हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह देखते हैं। ठीक है, मतलब एक ट्रक है जिसके पास मास ज्यादा है और मान लीजिए वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और वो दीवार को हिट कर दिया। एक बाइक है जिसका मास एक 100 केजी है मान लीजिए, और वो भी कितने स्पीड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, वो दीवार को हिट कर रहा है। डैमेज कौन ज्यादा करेगा, क्यों करेगा, आपको क्यों ऐसा लगता है? तो मास ज्यादा होने से क्या हो गया, मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी कि अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी उसके पास ज्यादा है। और उसके लिए दोनों काम कर रहे हैं, मास भी काम कर रहा है और उसका वेलोसिटी भी काम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मिल करके उसके स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी को बिल्डअप कर दिया, ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकता है। आप खुद सोचिए कि एक ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मात्र 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रक आ रहा है, एक बाइक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप किसको रोक सकते हैं? ट्रक को कभी गलती से सोचिएगा ये मत, समझे? तो नहीं तो आपका शरीर ना 2 mm का 3 mm का सीट बन के रह जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आप बाइक को रोकने की, हालांकि वो भी आपसे नहीं रुक पाएगा, उसके पास भी इतना मोमेंटम है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक 140 केजी वजन का आदमी दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और एक 40 केजी का वजन का आदमी दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। दोनों का मास तो देख ही लिए 140 और 40, स्पीड दोनों का बराबर है, दोनों ही 40 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ दौड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? 140 वाला। वो आप उसको रोकना भी चाहेंगे, वो बोलेगा रुक, वो आप उसको रोकना चाहेंगे, आप उसको रोकना भी चाहेंगे तो वो बोलेगा हट जाओ भाई, मेरा रुकना मेरे बस में नहीं है, तो तुम कैसे रोक लोगे? ठीक है, वो आपको लेकर के पीछे मान लीजिए पानी है, आपने तो पूरा अनुमान रखा था कि हम इसको रोक लेंगे। कभी फुटबॉल मैच देखे हैं, उसमें प्लेयर बॉल लेके दौड़ता है और दौड़ता दौड़ता कभी कभी ना वो ग्राउंड से बाहर गिर जाता है, कभी देखे हैं ऐसा? क्रिकेट में भी होता है ये चीज, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम के थ्रू वो अचानक अपने बॉडी को रोक नहीं सकता। ठीक है, वो आगे बढ़ता ही है। तो इस सेंस ये क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल के बाद मतलब पर्सन के पास मास है और साथ साथ उसका वेलोसिटी है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्टेट को मेंटेन रखता है। और यदि उसके अगेंस्ट काम कीजिएगा तो वो गिर जाएगा। उसके अगेंस्ट क्या काम होगा, वो अचानक रुकना चाह रहा है, बॉडी क्या है, मोशन में है, और वो चाह रहा है अचानक रुकना, तो वो गिरेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बनता है। और मोमेंटम जब हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वही उसके मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। और आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा एलोबरेट कर रहे हैं। देखिए मोमेंटम p बराबर, मान लीजिए किसी पार्टिकल का मास 10 kg है और उसका वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप है, मान लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, और हम लोग ने एक रूल पढ़ा है, एक नियम पढ़ा था हम लोग ने, क्या प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि मोमेंटम हमको निकालना है तो यहां पे कितना होगा, 30i कैप प्लस 40j कैप। इसका मतलब पार्टिकल के पास मोमेंटम है, एक्स एक्सिस में कितना है 30 और वाई एक्सिस में कितना है 40। तो इसका डायरेक्शन किस पे डिसाइड हुआ, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था उसी पे डिसाइड हुआ। और मास से मल्टीप्लाई होने के कारण अब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो गया। पहले वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड था 3, अब वेलोसिटी का एक्स मोमेंटम का एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू है 30, तो 10 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि ज्यादा इफेक्टिव है वो। पहले 3 मीटर पर सेकेंड का इफेक्ट था उसके पास, लेकिन जब मोमेंटम के लिए बात करेंगे तो मास से मल्टीप्लाई किए तो 3 से 30 हो गया। अब यदि एक्स एक्सिस में यदि वो बॉडी जाएगा तो 30 मीटर पर सेकेंड के साथ तो जाएगा ही, मास 10 kg लेके जाएगा और वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। यदि हम वाई एक्सिस में देखेंगे तो कितना होगा, 4 से 40 हो गया। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का था वही डायरेक्शन मोमेंटम का हुआ कि चेंज हो गया, वही हुआ, मैग्नीट्यूड बढ़ गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था 3, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 30 हो गया।
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना था 4, अब मोमेंटम का वाई एक्सिस में कितना हो गया 40, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ, यदि कुछ याद होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 10th बोर्ड एग्जाम पास करके आए हैं, तो 9th पास करके ही आए होंगे, ठीक है। 11th में 12th में एक स्टूडेंट है, वो उस विशाल नाम है उसका, उस स्टूडेंट का खासियत ये है, आराम से रुको, उस स्टूडेंट का खासियत ये है, उसका आया है 86%, 85% आया है 10th में, लेकिन कुछ भी पूछिए तो जवाब नहीं देगा। तो हम बोले या तो तुम जवाब दो या तो अपना मार्कशीट दो, दोनों नहीं देता है वो, ठीक है। तो या तो जवाब दीजिएगा या तो आप अपना मार्कशीट हमको दीजिएगा। हाँ तो ये जवाब दे देगा, ठीक है। जवाब नहीं दीजिएगा तो मार्कशीट दे दीजिएगा, ठीक है। आपके सामने आइए, देखिए यहां पर मान लीजिए सपोज करें कि ग्राफ हमारा ऐसे है, सपोज करें ग्राफ ऐसे है, किसी पॉइंट को लेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट को ले रहे हैं ए, इस पॉइंट को ले रहे हैं बी, और यहां पर थोड़ा सा हम ग्राफ को पैरेलल टू टाइम एक्सिस ले लेते हैं। तो अब इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को सी मान रहे हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहां पर स्लोप पता करेंगे हम लोग, तो यह आएगा क्या dp, और ये पॉइंट ए है ना, और यहां क्या आएगा dt, तो dp अपॉन dt क्या कहलाता है, या चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कुछ कहलाता है बराबर क्या, किसी को याद नहीं, कर लो, तुम्हारे पूरे, हमको पूरा उम्मीद है तुमसे 125 रुपये हमको मिलेगा, पूरा उम्मीद है, बताइए। नहीं याद है किसी को भी नहीं, हाँ बताओ, नहीं पता, अरे बाप रे, बहुत नाच था हमको इस बैच पे, तो ये पता ही नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, बताइए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ क्या है, 9th क्लास में पढ़ना है, चैप्टर का नंबर बता देते हैं एनसीईआरटी का, हमको याद है, जिसको 25 साल हुए 9th क्लास पास किए हुए उसको याद है। आपने कितना साल हो गया आपको पास किए 9th क्लास, 2 साल, बताइए क्या हाल है बना के रखे हैं आप लोग। आ तुम रहने दो, रहने दो, इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, लॉ यही बोलता है, एफ इक्वल टू एम ए लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है, आप लोग में कितने लोगों के पास 9th क्लास का बुक है एनसीईआरटी साइंस है, बाकी सब ले है, बाकी सब सोन पापड़ी खा गए, तो भाई 9th में है तो एक किताब खरीदिए, और कितना लगेगा 100 या 150 रुपए लगेगा 9th क्लास का एनसीईआरटी, 10th का है, 10th का 12 में काम आएगा, और 9th का 11th में काम आएगा। स्टार्टिंग में भी हम आपको बताएं, फंडामेंटल कमजोर रहेगा, मैं क्या मेरे पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है यदि आपका फंडामेंटल कमजोर है तो, ठीक है। हाँ समझ गए ना, ये बहुत खराब बात है कि आपको ये नहीं पता कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, ये बहुत खराब बात है, पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ सिंपली यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। नहीं है तो किताब पलट करके देख लीजिएगा, मान लीजिए 9th क्लास का नहीं भी है तो आप 11th में देख लीजिएगा, 11th का किताब है ना सबके पास, एनसीईआरटी है, तो आप लॉज ऑफ मोशन जाइएगा, उसमें न्यूटन सेकंड लॉ देखिएगा, समझ गए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम,
क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वेट करके हम फोर्स लेते हैं। समझिए 2 मिनट के लिए, तुम लिखते मत रखो। देखो यहां पर ये एफ हो गया, क्यों ऐसा हुआ, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, डीपी अपॉन dt लिखा है। हम अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि डिस्कस किया है, और आगे भी फिर डिस्कस करेंगे, और आपको याद होना चाहिए ये बात, नहीं तो फंडामेंटल में हम लोग नहीं जाएंगे। टोटल फिजिक्स जनरली जो मतलब जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 180 से 90 घंटा 11 पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम 180 घंटा आप मान के चलिए। टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट फिजिक्स आपको 180 घंटा पढ़ाएगा। यदि फंडामेंटल्स को उसने इग्नोर कर दिया तो, फंडामेंटल्स लिया तो 200 आवर्स पढ़ाएगा आपको। हम आपको फंडामेंटल लेते हुए चल रहे हैं और कम से कम 350 आवर्स पढ़ाएंगे, 350 घंटा सिर्फ 11 पढ़ाएंगे, और ऑलमोस्ट उतना ही 340 आवर्स का आपका रहेगा 12th। तो टोटल कितने हो गए, 700 आवर्स के अराउंड हो गया। तो 700 आवर्स आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे पूरे 2 साल में, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। आप कहिएगा बॉन्ड पेपर लाइएगा, हम लिख के दे देंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा। उसके बाद भी यदि आपका फंडामेंटल वीक है तो हमको 100 आवर्स फिर देना पड़ जाएगा, जो मैंने दिया भी है। कुछ आवर्स मैंने जो पढ़ाया आपको वो 11th का टॉपिक ही नहीं था। कुछ लोग पढ़े हैं तो जानते होंगे आप लोग, वो 11th का टॉपिक्स नहीं थे, वो सब 9th के टॉपिक्स थे जो मैंने बताया है। और ये जो चीज हम बता रहे हैं ना, ये ग्राफ्स है ना, ये मैथमेटिकल टॉपिक्स है, हम फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। तभी भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका फिजिक्स बेहतर हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन रोकता है तो कौन सब्जेक्ट रोकता है, नीट और जेईई दोनों का सबसे ज्यादा फंसता है सब्जेक्ट, तो फिजिक्स आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हिलेगा भी नहीं, एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। जैसे सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी तरह हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। यदि वो चेंज किया आपका, वो डगमगाया, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट डगमगा जाए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास का एनसीईआरटी को हमेशा साथ में रखना है, वो आपको ये एहसास कराएगा कि हाँ यहां से हमने कनेक्ट किया है उसको। ठीक है, इस मतलब 5-6 महीना के बाद जब हम लोग एक पोर्शन खत्म कर लेंगे 11th का, जो एनसीईआरटी का पहला बुक है ग्रेविटेशन तक, उसके बाद आप वो बुक नहीं भी रखेंगे 9th क्लास का तो चलेगा, लेकिन यहां तक रखना होगा। ठीक है, वही बुक आपको ये चीज बताएगा जो आपको याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीपी अपॉन dt लिखते हैं। ये क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम बता रहा है, बाय चेंज इन टाइम बता रहा है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस बता रहा है और यहां एवरेज बता रहा है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहां फोर्स एवरेज मिलेगा हमको, और यदि हमने डीपी अपॉन dt ले लिया तो यहां फोर्स इंस्टेंटेनियस मिलेगा। समझ पाए इस बात को, इंस्टेंटेनियस फोर्स मतलब एक मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या फोर्स लगा बॉडी पर, वो निकलेगा यहां से। और ये एक एवरेज टाइम इंटरवल में बॉडी का मोमेंटम चेंज किया, टाइम जो इंटरवल लगा उससे फोर्स एवरेज निकलेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। और आपको पता है कि एवरेज रेट कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलेगा। एवरेज रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कर्व में, सीकेंड, और इंस्टेंटेनियस के लिए कौन होगा, टेंजेंट। तो अभी हम लोग जो निकालना चाह रहे हैं यहां पर, ये कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो भी निकलेगा ए पॉइंट पर डीपी अपॉन dt, वो उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स बताएगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर डीपी अपॉन dt जो होगा वो फोर्स एट पॉइंट ए होगा। ठीक, अब बी पॉइंट पे आ जाइए, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, और यहां पर इस तरह से, तो ये हो गया dp अपॉन dt। तो अब यहां पर बी पॉइंट पे dp अपॉन dt, तो यहां ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। आपको ग्राफ से स्लोप से पता चल जा रहा है कि ये वैल्यू जो होगा एफ बी, दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन dt किस पॉइंट पर, ए पर, दैट इज ग्रेटर देन dp अपॉन dt एट पॉइंट बी। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एट ए इज ग्रेटर देन फोर्स एट बी। इसका मतलब ए से सी जाने में बॉडी पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है। आप इस ग्राफ से पता कर सकते हैं। ये आपके नीट एग्जाम में भी आया हुआ है और जेईई एग्जाम में भी आया हुआ है। आपको सीधे मोमेंटम टाइम ग्राफ दे दिया, बताइए कि एट विच पोजीशन फोर्स विल बी मैक्सिमम।
अब ग्राफ देख के बताना है, ए बी सी कुछ नहीं दिएगा आपको, सिर्फ ग्राफ ऐसे ड्रॉ करके दे दिया। आपको बताना है एट विच पोजीशन फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो यहां पर पॉइंट ए देगा, पॉइंट बी लिखेगा, पॉइंट सी लिखेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, नन ऑफ दिस। आपको ऑप्शन चुनना है। तो आपको यदि ये पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है और इसके स्लोप को क्या रिप्रेजेंट करना है, तो आप निकाल सकते हैं। और नहीं पता है तो नहीं बनेगा। एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जिसको समझना था उसने समझ करके ऑप्शन बना लिया, जिसको नहीं समझ में आया उसको एकदम समझ ही में नहीं आएगा। तो ये मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मेथड पुराना है, कॉन्सेप्ट में सिर्फ चेंज किया हुआ है वाई एक्सेस। यदि एक्सेस पे टाइम है, यहां पोजीशन है, तो स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। एक्सेस पे टाइम है, वाई एक्सेस पे यदि वेलोसिटी है तो स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। और यदि एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे मोमेंटम है तो स्लोप क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। तो यही चीज हम लोग को समझना है। द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम एक्सिस, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स। ठीक है। और ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, पूरा डिटेल में। जिस दिन फोर्स स्टार्ट होगा, 4 दिन सिर्फ फोर्स चलेगा। यानी कि कम से कम हम लोग डिस्कस करेंगे 6 घंटा कि फोर्स क्या होता है, अप्लाई कैसे होता है। उसके लिए पूरा का पूरा एक पूरा कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स और उस बॉडी के थ्रू जो मोमेंटम आया, एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी का पोजीशन चेंज किया, स्पीड भी आया, ये सारा चीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कहा जाए फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कोई शादी होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बारात जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? दूल्हा। यदि दूल्हा रह गया, मान लीजिए दूल्हा कहीं रह गया, बस से जा रहे हैं, सबने ढाबा पे उतर के खाना खाया, चाय पिया, दूल्हा पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूल्हा वहीं रह गया, बस आगे। तो उस समय सबसे बड़ा रोल आता है दूल्हे के दोस्त लोगों का। ठीक है। वो बस से चला गया दोस्त लोग, दूल्हा पीछे रह गया, दूल्हा ने फोन लगाया तुरंत दोस्त को, तो तुरंत दोस्त ने फोन नहीं उठाया। दूल्हा को डर लग गया, क्या बात हुआ। फिर थोड़ा देर के बाद लगता है 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चला गया, तब फोन उठाया। तो बोला अरे अरे तुम रह गए हो, अच्छा अच्छा, तुम टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। दूल्हा और टेंशन में आ गया। ठीक है। ऐसा ही होता है। तो अब आप ये समझिए कि जैसे शादी में बारात में दूल्हा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? उसको इग्नोर एकदम नहीं। यदि उसको इग्नोर कीजिएगा ना, तो आपको इतना जोर का झटका देगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम इग्नोर क्यों किए इसको। ठीक है। बॉडी डिस्प्लेस बिना फोर्स के कर ही नहीं सकता। फोर्स होगा तो ही बॉडी डिस्प्लेस करेगा अपना पोजीशन, और बॉडी के पास एक्सेलरेशन तभी होगा। यदि बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। फोर्स ही वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉडी के स्टेट को चेंज कराएगा। ये कहता है न्यूटन्स, हाँ कोई तीनों में कोई एक फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है। आइए, तो यहां आप समझ लीजिए, ये बताएगा किसको? फोर्स को। अब यहां पर क्या हो रहा है बी पॉइंट पर? तो यहां पर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द स्लोप ऑफ कौन सा? पीटी ग्राफ डिक्रीजिंग एज टी इंक्रीजिंग। बहुत सारे जगह पर हम लोग थ्रू आउट इसको यूज करेंगे, ये सिंबल को। ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखेंगे, ये सिंबल को यूज करेंगे। और इसी से आपको कैच करना है कि क्या लैंग्वेज कह रहा है। लैंग्वेज कह रहा है कि पीटी ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ है, वो ग्राफ क्या हो रहा है? स्लोप उसका डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है क्यों? क्योंकि टाइम के साथ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या मिलेगा दैट इज एफ विल डिक्रीज
विद इंक्रीज इन टाइम। समझ पाए इस बात को? ये उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना आपको ग्राफ देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए। ये आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, अचानक नहीं आएगा। जैसे हम ग्राफ को देख करके इतना कुछ लिख दिए ना, इतना कुछ लिखे, तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया, समझा था, प्रैक्टिस किया, तब जाकर हम ये चीज लिख पाए। उसी तरह आप भी समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिकॉर्ड है, जहां कहीं दिक्कत होगी आप तुरंत ओपन करके देख सकते हैं, उसको फिर से सेल्फ नोट्स बनाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्फ नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। सेल्फ नोट बनेगा, वही नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। आपको टेक्स्ट बुक बार बार नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक बार बार पढ़िएगा, टाइम कंज्यूमिंग काम है वो, और याद कुछ नहीं रहेगा। सेल्फ नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और एक ऐसा समय आएगा कि आपको सेल्फ नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। करना क्या है, शॉर्ट नोट्स बना करके, मेन नोट से शॉर्ट नोट्स, और फिर क्वेश्चन सिर्फ बनाइए। आपका स्पीड एग्जामिनेशन से जस्ट 4 महीना पहले, कम से कम 4 महीना पहले, यदि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं नीट में, हमारे एक स्टूडेंट किया है 710 मार्क्स आया है, 710 आया है, उसे मिलवाएंगे। अभी उसका ये जो मैटर हो गया उसमें फंसा हुआ है, वो मतलब फंसा हुआ मतलब कि वो इंडल्ज नहीं है, मतलब कहने मतलब कि वो बच्चा अब पता ही नहीं चल रहा है क्या करे, एग्जाम देना है या फिर वेट करना है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ, वो जो एक नहीं रखा हुआ है, आप वहां देखेंगे तो पिछले साल 23 में आया था 619, 2024 में आया है 710, 710, ठीक है। हाँ, पिछले साल एम्स नहीं मिला था इसलिए नहीं लिया उसने, छोड़ दिया। इसमें एम्स नहीं मिल रहा था, इस बार वो सोचा है कि एम्स मिल जाना चाहिए, उसको मिल जाएगा। अच्छा सुनो, अब सुनिए, यहां पर एग्जामिनेशन के 3 मंथ पहले, 3 मंथ पहले आपका जो स्पीड होना चाहिए, नीट के लिए हम बता रहे हैं, जेई के लिए नहीं, नीट के लिए जो होना चाहिए वो 450 टू 500 क्वेश्चंस पर डे, ये स्पीड से दौड़िएगा तब काम होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ गया, पीसीबी तीनों आ गया। 500 क्वेश्चन हर दिन बनना चाहिए आपसे 24 घंटे में, तो आप रेस में अच्छे लेवल पर हैं, अदरवाइज आप रेस में नहीं हैं। अब आ जाइए पीसीएम, पीसीएम, और ये हो गया जेई के लिए। इसमें आपको 300 टू 350 क्वेश्चंस पर डे, ये स्पीड होना चाहिए। और 98 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप सेफ जोन में हैं, 98 परसेंटाइल से ऊपर तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब आप मेंस कर सकते, एडवांस कर सकते हैं। एडवांस में आप 50% भी मार्क्स लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पाए बात को? लेकिन ये बनाने में, ये स्पीड बनाने में आपके रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप, पूरा डिसिप्लिन होइएगा तब होगा वो काम, ठीक है। जब मैंने प्रिपरेशन किया था जेईई मेंस का, उस समय इतना तो नहीं जाते थे, उतना बहुत ज्यादा टफ नहीं था उस समय, अब बहुत टफ हो गया। इससे थोड़ा कम रहते थे, 200 के लगभग रहते थे, 200 सवा 200 के लगभग रहते थे, ठीक है। हर दिन रहना ही है, आप सुबह जल्दी उठ कर करिए या रात को लेट होकर के पढ़िए, आपको इतना करना ही है, तभी आप रेस में रहिएगा। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम बताएंगे आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म क्या कहता है, एक साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, एक सब्जेक्ट में साइकिल कब कह लेते हैं कि कंप्लीट होगा, और एक सब्जेक्ट का सेक्शंस को कैसे बांट करके हम पढ़ेंगे, वो सारा चीज धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी जो आपको समझना है वो ये कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, आपका सेल्फ नोट्स ही आपको काम देगा और कुछ काम नहीं देगा, कुछ नहीं। ये वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, एनसीईआरटी बुक, या फिर कोई वो एरोडो बना लिए, एस सी वर्मा बना लिए, या फिर डीसी पांडे बना लिए, या फिर आप सीने सॉल्व कर लिए, इस सब कोई काम नहीं देगा। आपका सेल्फ नोट्स और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना आप किया है वही आपको काम देगा। समझ गए? ये कभी मन में मत सोचिएगा कि ये बुक बना लिए तो वो बनाएंगे, वो बनाएंगे तो ये बनाएंगे। और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो होता है, मिसकंसेप्शन, खासकर 10th के पास बाद होता है कि
यहां से पढ़ने के बाद घर जाकर एक नया नोट्स बनाएंगे। ये कॉपी अलग, क्लासरूम का कॉपी अलग, सेल्फ जो नोट्स होगा वो हम अलग से फेयर बनाने वाला, फेयर नोटबुक बनाने वाला। तो फेयर जिसका नोटबुक रहा है ना, उसका जीवन ही फेयर हो गया है। ठीक है, तो ये गलती एकदम नहीं करना है। फेयर नोटबुक बनाने वाले की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस फेयर नोटबुक बनाने में घर जाकर कम से कम तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, हर सब्जेक्ट के बनाएंगे तो, और उसको लगेगा कि हम पढ़े बहुत हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। उसकी जगह पर क्या करना है आपको, उस नोट्स जो आपने पढ़ाई आज किया है क्लास जाकर के, उसको रिवाइज कीजिए, उसको बंद कीजिए और रफ पेज पर लिखिए कि आज मैंने जो जो पढ़ा है। तो वो आपके माइंड में रिकॉल होगा और जब उसके उसके रिलेवेंट आपके पास मॉड्यूल है उसको सॉल्व कीजिए, वो आपको सबसे बड़ा हेल्प देगा। समझ गए? जो कुछ भी लिखना है आपको अपने नोट्स में लिखना है। हम लोग के समय तो वीडियो लेक्चर्स का भी प्रोविजन नहीं था, तो हम लोग को जो भी लिखना है क्लास में ही लिखना होता था। अब आपके पास वीडियो लेक्चर्स का है तो आप यदि ये वीडियो एक बार देख रहे हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स में, तो आप अपने कॉपी में ही उसको इंक्लूड कीजिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज मेरा छूट रहा है, यहाँ पर ये चीज छूट रहा है, उसको लिखिए, क्योंकि वही नोटबुक आपको काम देगा और कुछ काम नहीं देगा, सब रखा का रखा रह जाएगा। जब आप सोचिए कि 11th में फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 15 चैप्टर हैं और 12th में भी अराउंड 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30 फिजिक्स में, इसी के अराउंड आ जाएगा 30 केमिस्ट्री में, और बायो में भी इसी के अराउंड हम मान के चल रहे हैं, इसी से कुछ आगे पीछे बायो में। तो आपके पास टोटल 90 चैप्टर्स हो गए। 90 चैप्टर्स को एक साथ रिकॉल करना, समझ रहे हैं? और एक चैप्टर में ऑन एवरेज मान लीजिए 10 टॉपिक हैं, एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज, किसी में कुछ कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हो गए? 10। तो 10 इंटू 90, मात्र 900 टॉपिक्स हो गए। 900 टॉपिक्स आपके एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। ठीक है, तब 720 में 710 आएगा। ठीक है, ये बायो की बात हो गई। 900 टॉपिक्स होने चाहिए। ओवरऑल समझ में आया? दायरा समझ में आ रहा है? अब वो 900 टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए और साथ साथ एग्जामिनेशन में एकदम पीयर प्रेशर में आपको वो चीजें डिलीवर करनी है। उसके लिए प्रैक्टिस पहले से काफी ज्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको उस लेवल पे ले जाएगा। तो उसमें आप क्या एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, क्या आप सीनेट सॉल्व कीजिएगा, क्या एससी वर्मा सॉल्व कीजिएगा, क्या एनसीईआरटी सॉल्व कीजिएगा। पढ़ाई को कॉन्साइज करना पड़ेगा ना, उसको उसको धीरे धीरे समराइज करना पड़ेगा। समराइज कीजिएगा तो होगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत पढ़ा लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ गए मेरी बात को? हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉलेज अलग चीज है और सिलेक्शन क्वेश्चन बना देना अलग चीज है। उसको आप नॉलेज से जोड़िएगा, जीवन भर नॉलेज लेते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। और जो जो कम पढ़ा है आपसे वो सिलेक्शन लेकर, ये होता है प्रैक्टिकली। समझ गए? ओवरऑल चीज बता दिए हैं, इसको फॉलो कीजिए। और नहीं तो फिर रिलैक्स रहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको आगे फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट? कोई डाउट है इसमें? लिखिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेचारा पहला ही दिन आया, उसको डरा दिए हम। क्या अंकित झा? Yes. डेली वीक में 3 दिन तो चल रही है बायो। हाँ, हम जानते हैं, उनका वीडियो भी हम देखे। क्या हुआ? वो हम जान रहे हैं ना, वो हम जान रहे हैं अभी, वो हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन जो ये टीचर डिलीवर करेंगे आपको, वो कोई दूसरा टीचर नहीं कर सकता।
नॉलेज उनका लेवल बहुत अच्छा है। अब आगे हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। एक दिन में कुछ डिसाइड नहीं होता है। मेरा क्लास समझ में आता है? आप यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन और यू आर एक्चुअली एक्चुअली इसलिए नहीं मिल रहा है ना। रीजन ये है कि अभी और लोग भी आ ही रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए वो स्टूडेंट आया है, उसको हम देंगे फीडबैक फॉर्म, तो वो क्या फिलअप करेगा बच्चा? अब ये लोग भी 2-4 दिन पहले ही आए हैं। हाँ, जो रेगुलर फिर होंगे कुछ दिनों के बाद ना। अभी तो पूरा 2 साल पड़ा है, उसमें तो पूरा रहेगा ही। पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स को तैयार कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर आपको ये हेल्प करेगा। सैटरडे को टेस्ट है, आप देखिएगा, उसमें आपको वो हेल्प करेगा। क्या है टेस्ट के दिन? लो, तुम चाहते हो कि नहीं जाए? तुम क्यों चाहती हो कि नहीं जाए? पता नहीं क्यों। तो अच्छी बात है ना, आपका टेस्ट का रिजल्ट जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? आप जब टेस्ट देंगे ना, तो हॉल में कोई नहीं रहता है। टेस्ट, हाँ, हॉल में मतलब कि मतलब आप लोग सिर्फ रहिएगा, कोई इन्विजिलेटर नहीं होता। जो कुछ भी हम लोग करना हो तो हम लोग कॉपी पे कर लेते हैं। टेस्ट दीजिएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छी बात है, टेस्ट देना, पढ़कर टेस्ट दीजिए अच्छे से। आज अपलोड कर देंगे। पहला आप लोग का टेस्ट है, तो क्या शेड्यूल रहेगा, कितने क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, कितना फिजिक्स से, समाज भेज। हाँ, तभी भी एक ग्रुप पे भेज देंगे। चलिए लिखिए तेजी से। तुमने लिख लिया? हटा दे इसे, हो गया। अब हमको ये बताइए, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बताएगा स्लोप उसका? चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी बताएगा। वेरी गुड। सेम इसी तरह का ये आप 12 पे पढ़ेंगे। बात मत कीजिए, देखिए यहां पर आप 12 में इस चीज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपका पहला चैप्टर होगा, पहला टॉपिक होगा। लेकिन यदि 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उस समय लगेगा कि मास्टर ठीक नहीं है, मास्टर खराब पढ़ा रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ने पर यही महसूस होता है। ठीक है, आइए मान लीजिए इस तरह से ले। आप कहेंगे सर बार बार ऐसे ही लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लेने की इच्छा है, आप
इंक्रीजिंग कर्व लीजिए, डिक्रीजिंग कर्व, जो लेने की इच्छा है लीजिए, कॉन्सेप्ट सबका अपने मुताबिक है, मतलब सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, होना भी चाहिए। यहां से यहां में क्या होगा बता सकते हैं? बोलिए। तो यहां पर इस दौरान में जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, और इस पॉइंट को हम सी ले रहे हैं, इस पॉइंट को डी ले रहे हैं, ई, और इस पॉइंट को एफ ले रहे हैं। तो आप हमको बताइए ए से सी में क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यानी टाइम के साथ जो चार्ज का रेट है, मतलब डी क्यू बाई डी टी, चार्ज का रेट यानी चार्ज का स्लोप जो है, जो कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यहां पर यदि हम चेक करना चाहेंगे ए पॉइंट पर, तो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो वो बताएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी किस पॉइंट पर, ए पर, क्या देगा हमें? यहां तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसे जैसे सी की तरफ जा रहे हैं, वो जो स्लोप है यानी डी क्यू अपॉन डी टी जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। इसका मतलब जो dq बाई dt का जो रेट है वो घट रहा है, पॉजिटिव है, घट रहा है। अब dq बाई dt का रेट क्या देगा? यहां करेंट देगा, यानी करेंट का अमाउंट a से c जाने में कम हो जाएगा, ठीक है। और करेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस में होगा, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो घटेगा। पहले 10 एम्पियर है, 7, 5, 4, 2 ऐसे ए से सी होने में घटता चला जाएगा, ठीक है। ये वो बता रहा है। अब यहां पे आ जाइए, ई पॉइंट पे आते हैं। ई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ऐसे आया, यहां पर डी क्यू बाई डी टी। अब इस पॉइंट पे जो डी क्यू बाई डी टी है, यहां पर ये टर्म जो है वो लेस देन जीरो है। और ई पॉइंट से एफ पॉइंट में क्या चेंजेस आया, मतलब डी से एफ में क्या चेंजेस आएगा? नेगेटिव तो समझ में आया, यानी कि यहां पर स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ए से सी में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब ए टू सी करंट, करंट मतलब क्या हुआ? डी क्यू अपॉन डी टी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, लिख सकते हैं ए टू सी में। अब यहां पर जो लिखना चाह रहे हैं हम, वो डी टू ई में, डी टू एफ, तो क्या लिखेंगे? करेंट, करेंट मतलब डी क्यू अपॉन डी टी इज लेस देन, इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। दोनों चीजों पे ध्यान देना है क्योंकि कर्व लाइन है। तो डिक्रीज कर्व नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का क्यों रीजन है? क्योंकि यहां पर डी क्यू नेगेटिव हो गया, बिकॉज डी क्यू इज नेगेटिव। डी क्यू नेगेटिव यानी कि डी क्यू इज लेस देन जीरो। डी क्यू नेगेटिव होने के कारण यहां का स्लोप क्या नेगेटिव हो गया, और साथ साथ जब डी से ई की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव है लेकिन वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना। जैसे यहां पर हम देखेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पर डी क्यू जो है और यहां डी टी, आप खुद देखिए कि ई पॉइंट पे डी टी ज्यादा बड़ा है, एफ पॉइंट पे डी टी छोटा है। और उसकी जगह पर क्या हुआ कि ई पॉइंट पर डी क्यू छोटा था और एफ पॉइंट पे डी क्यू बड़ा हो गया। इसका मतलब है डी क्यू और डी टी का रेशियो बढ़ा। आपको बताए थे 3 बेसिक कंडीशंस थे। पहला, नॉमिनेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर वही रहे, पहला केस। दूसरा केस, नॉमिनेटर वही हो जाए, वही रह जाए, डिनोमिनेटर घट जाए तो भी वैल्यू बढ़ेगा। ये दोनों केस में वैल्यू बढ़ेगा। तीसरा केस क्या है कि नॉमिनेटर का वैल्यू भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर का भी वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन नॉमिनेटर का वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। अब माइनस का क्या मतलब है कि माइनस लग गया, इसका मतलब है कि फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल से कम होगा। और वही चीज आपको डी से एफ में नजर आ रहा है। डी क्यू जो है वो नेगेटिव होने का रीजन ही यही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फाइनल वैल्यू क्यू का उतना नहीं बढ़ रहा, घट रहा है। समझ गए? इसको बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं जो मैंने बात बताई आपको। तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल इक्वेशंस लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। ये फाइनल रिलेशन ए टू सी के लिए लिख सकते हैं, ये फाइनल रिलेशन लिख सकते हैं डी से एफ के लिए। और आपको पता है कि स्लोप ऑफ कौन सा,
चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, ग्राफ क्या देगा? विल गिव करेंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ पाए? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। एंगुलर मोमेंटम जानते हैं, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? बोलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? बोलिए। हाँ, ठीक है। और उसको और कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? बोलिए। ये भी सर्कुलर मोशन तो पढ़े हैं ना 9th क्लास में? आ? अंकित? हाँ, विशाल? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, तो बोल। भूल गए? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कुछ लोग तो मानते हैं ना कि पढ़ा है। आपसे पहला वाला बैच मानने से इनकार कर दिया। हम पूछे उसे तो वो साइड में बैग में से कुछ निकालने का हम लोग ना, रहने दो मत बताओ। इसमें हिंसक होने की क्या बात है? रहने दो। नहीं बताओ, ठीक बात है, हिंसक होने की क्या बात है इसमें? तो 9th क्लास में सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है आपको, बेसिक लेवल का एकदम दिया हुआ इसमें, इतना छोटा भी नहीं है, बेसिक लेवल मतलब। तुमको ऐसा क्यों लगता है? हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़े होंगे ना, तुम थोड़ा देर मान लो ना। मानते हैं कि तुम्हारे नजर में नहीं है, थोड़ा देर के लिए मान लो कि हम तुमसे थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं। मानते हो ना? एनआईटी क्यों है? देखो तो कॉलेज का नाम है, कोर्स का नाम थोड़ी ना है वो। आइए, ठीक है। बात कैसे समझिए, बहुत बेसिक लेवल का है। हमको हमको अच्छा, चलिए सर्कुलर मोशन में तो डिटेल में बताएंगे ही। सेंटर पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए और ये ओ पॉइंट, रेडियस आर, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, रेडियस वही रह गया आर, और एंगल जो सेंटर पे बना थीटा, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा ओमेगा, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस टर्न कर गया एंगुलर टर्न में, मतलब पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ, तो एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम पता कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसके लिए अलग एक डेफिनेशन स्टार्ट किए, मतलब एक अलग डिस्प्लेसमेंट डिसाइड किए, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले। यूनिट क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? रेडियन। ठीक है, और रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी का हो जाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, जो मैंने बताया वो पढ़ चुके हैं। उसी को डिटेल में हम लोग जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे उसको। ये समझ में आया? इसको उतार लीजिए, उसको रहने दीजिए। देखना सब एक जरूरत पड़ रहा है पीछे वाले टॉपिक्स। हाँ, समय क्यों देख रहे हो बार बार? समय किसी के लिए नहीं रुका हुआ। हम साइड से ह्यूमन फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, मेरा सब्जेक्ट रहा है, समझे? क्या हुआ? तो दुखी क्यों हो? इतना दुखी क्यों हो? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा? सैटरडे को टेस्ट है, उसी दिन फीडबैक फॉर्म आपको देंगे। ठीक है,
और 1 घंटा समय देंगे, आराम से सोच सोच के लिखिएगा। हाँ, क्या पहले? मुझे माइंड रीड करना आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन ओवरऑल तो कर ही सकते हैं। क्या अंकित, अंग्राई ले रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया तो पूछिए, अभी जैसे एक्सप्लेन कर दिए तो पूछिए। आपके पूछने से हमको ये लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप मतलब समझने की कोशिश में हैं। नहीं पूछेगा तो हमको पता है कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हम ये भी बता देंगे कि कौन आदमी कितना % समझ रहा है। कभी हमसे अकेले में आप पूछ के देखिए, ठीक है? समझ गए ऋषि कुमार? हो गया। मैक्सिमम मिनिमम सोचे थे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम एक मतलब इमोशनल टॉपिक है, मतलब आंख में आंसू आ जाएंगे आपके। आप ऐसे 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 बैठ के लिख रहे हैं ना, तो ऐसे कीजिएगा, ऐसे करिएगा। तो इमोशनल टॉपिक है, तो कल इमोशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ, हाँ, हैंकी लिखे ना, हैंकी भीग जाएगा, इतना जान लीजिए। सब लोगों को लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, मतलब ऐसा नहीं है। साइंस वो लोग लेते हैं जिनके पास नहीं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होता है, और उनका थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली कॉमर्स और आर्ट्स से बेहतर होता है। हम लोग क्या मानते हैं, जो बीटेक करके आते हैं, इतना तो उनको इंटरप्रिटेशन लेवल और उनका माइंडसेट या लॉजिकल रीजनिंग तो उनका बेहतर होता ही है। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मेजोरिटी आपको मिलेगा, जो उसको एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी आपको बैंक में भी नजर आएंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी आपको इसरो में भी नजर आएंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी आपको डीआरडीओ में भी नजर आएंगे। नहीं, एक पॉइंट बचा हुआ है। चलिए हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है? कल नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। वो आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे काम देगा, ठीक है? काफी इमोशनल सब्जेक्ट है, टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कल। आ? ऐसे बताना होता है ताकि आपका